उस टाइम पे जो है मेरा तो हो गया था सेविंग खत्म। मेरे पास में वहाँ पे था 5-6 क्रेडिट कार्ड था, उसको मैंने स्वाइप किया, स्वाइप करके वहाँ पे फिर मैंने दोबारा डाला। तो एसटीबीटी का मैं ट्रेड लेके गया और अगले दिन जो है कहीं ना कहीं मैंने कॉल बाई किया था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वहाँ पे जो है लगभग 1 लाख का नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर होता है रिवेंज ट्रेडिंग। इसी तरीके से करते करते ये भी कैपिटल धीरे धीरे डाउन हो ही जाता है। यहाँ पे मेरे पैसे खुद के खत्म हो चुके हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड का भी स्वाइप हो चुका है, और दूसरा मैं क्या करूँ, और टोटल जो मेरा नुकसान हो चुका है 8 लाख रुपये हो चुका है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और जब मैं सिर्फ 5 साल का था, उस टाइम पे मेरे सर से बाप का साया खत्म हो गया। उनका चेहरा कैसा दिखता था, वो कैसे दिखते थे, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। उसका कारण बस ये था कि मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि भैया पैसा कैसे कमाना है और पैसा कमाने का क्या-क्या आइडियाज़ है। ये सब कुछ मैं हमेशा सोचता रहता था, भैया किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या-क्या तरीका है। एक मेरा फ्रेंड था वहाँ पे, उसके एक बड़े भाई थे जो कि पहले आटा चक्की चलाते थे, और जो है वो कहीं न कहीं 4 साल पहले किसी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। और जब से जो है वो आटा चक्की वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, मतलब वही कबाड़े की स्थिति में पड़ा हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस आटा चक्की को ही स्टार्ट करके बिज़नेस बनाया जाए, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई पूँजी नहीं था, कोई बैक सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा भाई ये सबसे सस्ता है कि मतलब 1000-2000 रुपए लगा के इसको स्टार्ट किया जा सकता है। जब मैं वो चालू करवा रहा था, जो मैकेनिक बुलाया हुआ था, तो आस-पड़ोस वाले जो है हँस रहे थे, वो ये हँस रहे थे, क्योंकि उस समय जो है आटा पीसने का, यानी कि जो गेहूँ आप लेके आते हो, तो पर केजी के हिसाब से 50 पैसे लगता था। और 50 पैसे के हिसाब से ये सोच रहे थे कि भैया 200, 250 या 300 किलो अगर एक दिन में पीस भी लेता है, मान लीजिए 300 किलो पीस लेता है, तो उस कंडीशन में इसके पास में पैसे कितने आएँगे? ₹150। डीज़ल उस समय 30-35 रुपए के आस-पास चल रहा था, तो 2 लीटर डीज़ल ही लग जाएगा। तो इसके बाद में मान लीजिए ₹70 का वो खर्चा होगा, बाकी मेंटेनेंस लग गया, तो कुल मिला के ₹100 इसके खर्चे हो जाएँगे, ₹50 में ये करेगा ही क्या? तो उसके बाद में धीरे-धीरे ऑर्डर मिलता गया, मैं उसको और एक्सपेंड करता गया, और कहीं न कहीं मैं ये सपना देखने लगा था कि पूरे मोतिहारी को एक दिन मैं सप्लाई करूँगा। फिर मोतिहारी से बाहर भी निकलूँगा। ये एक मिल जो चल रहा है, इसके अलावा और भी मिल खड़ा करूँगा। ये सारी चीज़ें मैं, मतलब आप समझ सकते हो, उस समय 14 साल का था, और उस समय आप क्या ही देख सकते हो, क्या ही सोच सकते हो। और ये सब चीज़ चलता रहा, ये लगभग 2 से 4 महीने के आस-पास चला था, और 4 महीने में मैंने उस समय के समय आपका कम से कम नहीं भी तो ₹20,000 बना लिए थे। लेकिन वही कहते हैं ना कि अगर आपके किस्मत में अगर कहीं और जाना लिखा होता है, तो वक़्त अपने आप आपको लेके जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मनोज, यानी कि जो मेरा फ्रेंड था, उसके पिताजी का बहुत तेज़ तबीयत खराब हो गया, और वो कहीं न कहीं एक जगह हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद में वहाँ पे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और वो उनके घर वालों ने मिल वहाँ से उठा के बेच दिया। अब बेच देने के बाद में मेरे पास में उतना पैसा नहीं है कि मैं मिल लगा सकूँ, या फिर मिल के लिए जगह ले सकूँ, या कुछ भी कर सकूँ, तो उतना पैसा था नहीं मेरे पास। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा बिज़नेस हो गया बंद। फिर मैंने अपने घरवालों से बात किया, घरवालों ने मना कर दिया। घरवालों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अगर आप बिहार से हैं या फिर कहीं से भी हैं, तो आपको ये पता होगा कि भैया जो आटा चक्की जो चलाते हैं, जो छोटे-छोटे वो, उनका उतना इज़्ज़त वहाँ पे होता नहीं है। फिर ऐसे करते-करते जो है मेरा 12th का पढ़ाई खत्म हुआ। पढ़ाई खत्म होने के बाद में फिर मैंने अपने घरवालों से बोला कि भैया अब मुझे आगे जो पढ़ाई करना है वो ओपन से करना है, और मुझे पैसे कमाना है। तो उसके बाद में क्या हुआ, पहले घरवाले तो माने नहीं, लेकिन जब माने तो उसके बाद में भैया हमारे जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर का काम करते थे, तो उन्होंने किसी और फार्मा कंपनी में मेरा जॉइनिंग करा दिया, जहाँ पे ₹5000 सैलरी मेरे मिलना शुरू स्टार्ट हो गया। उसके बाद में जो है कहीं न कहीं मुझे भी अच्छा लगने लगा, भैया ₹5000 सैलरी महीने का मिल रहा है, वहाँ पे आटा चक्की वाला कोई बात नहीं था। लेकिन जो मेरा सपना था, वो उस जॉब से पूरा नहीं हो सकता था। 4 महीने, 5 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि भैया आज मैं जॉब कर रहा हूँ, आज ये ₹5000 है, आज कल 7000 हो जाएगा, कल 10,000 हो जाएगा, कल 20,000 हो जाएगा। लेकिन ये जो है, मेरा वो विज़न ये कंप्लीट नहीं कर सकता। मेरा जो ड्रीम है कि भैया आगे चल के बहुत सारे पैसे कमाने हैं, वो ये कंप्लीट नहीं कर सकता है। वो उस समय जो है छठ पूजा का समय चल रहा था। दीदी और जीजा जो हैं गाँव आए हुए थे। फिर मैंने जीजा से जाके बात किया, फिर जीजा ने पहले ये सब कुछ घरवालों से बात किया, उसके बाद बात करने के बाद बोला ठीक है चल, तू हमारे साथ चल नोएडा। फिर जो है छठ पूजा के बाद में मैं नोएडा आ गया उनके साथ में। उनके साथ आने के बाद में जीजा कहीं न कहीं मेरे लिए काम ढूँढ रहे थे, अच्छा कोई काम मिल नहीं पा रहा था। तो उसके बाद में लगभग 2 महीने के आस-पास ऐसा हो गया कि भाई मैं डेली खाता था, पीता था, सोता था, बस यही चल रहा था। लेकिन मुझे जो है ना, कहीं न कहीं वो अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये लगा था भाई इतना जो टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है, वो कहीं न कहीं मुझे यूटिलाइज़ करना चाहिए, मुझे कहीं न कहीं काम करना चाहिए। ठीक, काम ढूँढा, 2 दिन, 3 दिन लगातार ढूँढा, उसके बाद में जाके फिर एक जगह कंपनी में मुझे काम मिला, और वो कंपनी थी एक्सपोर्ट कंपनी। ठीक है? जिसमें कपड़े की सिलाई वगैरह का काम होता है। तो जब वहाँ पे मुझे नौकरी मिला, तो नौकरी मिलने के बाद में वहाँ पे सैलरी कितना था, ₹3200। तो मुझे ये लगा भाई इससे बढ़िया तो मैं जहाँ मोतिहारी में काम कर रहा था, एमआर का काम, वहीं पे सही था, इससे ज़्यादा सैलरी मिलता था, इससे क्या ग्रोथ होगा।
लेकिन मेरा एक ही चीज़ था, मैं जहाँ भी रहता था वहाँ कुछ न कुछ ग्रोथ के साधन ढूँढना शुरू कर देता था। तो उस कंपनी में मैं रोज़ देखता था कि भैया यहाँ पे जो कपड़े के कटिंग्स होते हैं, वो कुछ तो सिलाई अपने खुद के कंपनी में होता है और कुछ कटिंग्स जो है कुछ लोग लेके जाते हैं बाहर और वहाँ से जो है वो बाद में 2 दिन 4 दिन बाद सिलाई करके और फिर वापस इस कंपनी में लाके डालते हैं। तो मैंने भाई पूछा, इंक्वायरी किया, ये कहाँ लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? तो लोगों ने बताया कि भैया ये फैब्रिकेटर्स हैं, यानी कंपनी जब खुद से पूरा माल नहीं बना सकती है, वो क्या करती है, जो बचा हुआ माल है, जो वो नहीं बना सकती है, वो फैब्रिकेटर्स को दे देती है। यानी कि उनके पास में 20, किसी के पास में 20 मशीन है, किसी के पास में 200 मशीन है, किसी के पास में 100 मशीन है, ये जो जुग की मशीन होती है। तो वो लोग लेके जाते थे और 2-4 दिन बाद लेके आते थे, यानी कि उनका बीच में कट होता था। जैसे मान लीजिए ₹200 पीस उनको मिला, उनका खर्चा ₹150 पीस के आस-पास आ रहा। तो मैंने सोचा भाई ये काम सही है, ये काम भी मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कंपनियों से ले आकर ले सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए था कैपिटल, यानी कि भाई किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके पास में आपका पैसा होना चाहिए। अगले दिन ही मैं जाके ₹500 दे के एक सिलाई सेंटर में अपना एडमिशन कराया। किस लिए? भैया मुझे कारीगर बनना है। वहाँ पे लोग 1-1 महीने में भी रह के नहीं सीख पाते थे। नेक्स्ट मंथ के लिए फिर दोबारा उनको पेमेंट करना पड़ता था। हो सकता है 2 महीने में सीखें या 3 महीने में सीखें। वहाँ पे सिर्फ़ 5 दिन में मैंने वहाँ पे सिलाई का काम सीख लिया। काम कैसे, मतलब आप कहीं पे अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे क्या आपसे इंटरव्यू लिया जाता है सिलाई के कारीगर के लिए। जैसे ये कफ है आपका, क्या कहते हैं, शर्ट का कफ बनाना होता है या फिर ये चाक पट्टी होता है, ये कॉलर होता है, ये अगर आपने बना लिया, यानी कि आप परफेक्ट कारीगर हो, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और ये चीज़ें जो हैं मैं 4 से 5 दिन में ही सीख गया बनाना और मशीन को कंट्रोल करना। उसके बाद में जिस कंपनी में मैं वहाँ पे स्टोर कीपर था, उसी कंपनी में मैं एज़ ए कारीगर वहाँ पे जॉइन कर लिया। उसके बाद में मैं वहाँ पे मेहनत करने लगा, जितने भी ओवरटाइम मिलते थे, उसके अलावा जितने भी ओवरनाइट के लिए ऑफ़र मिलते थे, हर एक में मैं कभी ना करता ही नहीं था कि आज नहीं करूँगा या कल नहीं करूँगा, नहीं। जो भी मिल रहा था मैं करता था। लोग वहाँ पे 8-8, 9-9 हज़ार रुपए उठाते, मैं वहाँ पे 10-10 हज़ार तक टच कर देता था ओवरटाइम कर के, ठीक है? और मुझे ये लगा था कि हाँ, ठीक है, ऐसा मैं अगर 1 साल तक करूँगा तो आराम से मान लो कि भैया 1,20,000 बन जाएगा, 10-20 हज़ार रुपए खर्चे भी हो जाएँगे, तो भी 1,00,000 रुपए बच जाएगा। उस टाइम पे 15,000 रुपए का मशीन आता था, तो आराम से 6-7 मशीन मैं आराम से लगा सकता हूँ। तो ये सब सोच के मैं मेहनत करता गया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि अभी 3-4 महीने ये काम चला होगा। उसके बाद में ये हुआ कि मैं घर जब आया तो मेरे जीजा ने बोला कि भाई तेरे लिए एक दूसरा काम मैंने ढूँढ रखा है। मैंने, भाई क्या काम है? कितना सैलरी मिलेगा? तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ₹1500 सैलरी मिलेगा, लेकिन तुझे काम वहाँ पे सीखने को मिलेगा और तेरी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने, भाई ₹1500 लेके क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया तो भैया मोतिहारी में ही 5000 था, यहाँ पे 10,000 कमा रहा हूँ, वहाँ पे जाके क्या फ़ायदा? मैंने चलो ठीक है, मैंने एक बार एग्री कर लिया। एग्री करने के बाद में ये काम क्या था, मेन बेसिकली जहाँ पे मेरे जीजा काम करते थे, यहाँ पे सेक्टर 9 नोएडा में ही, वो एक टाइल का शोरूम था। टाइल के शोरूम में वो सेल्समैन का काम करते थे। तो वो जो सेल्समैन का जहाँ पे काम करते थे, उनका जो मालिक था, उनके खुद के भाई सीए थे यहाँ पे, ठीक है? तो उनका जस्ट उसके ऊपर ही ऑफ़िस था और उन्होंने वहाँ पे मेरे को काम सीखने के लिए, उन्होंने ये सोचा कि भैया यहाँ पे अकाउंटेंसी वगैरह सीख जाएगा, तो कहीं न कहीं किसी कंपनी में ये एज़ ए अकाउंटेंट जॉब कर सकता है, आराम से 20-25 हज़ार रुपए मिल जाएँगे। तो ये सोच के उन्होंने वहाँ पे लगाया, ठीक है? तो मैंने भी वहाँ पे हामी भर दी। उसके बाद में अगले दिन जो है उनके साथ मैं वहाँ ऑफ़िस में गया। ऑफ़िस में जाने के बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग थे भैया हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग थे और कहने का मतलब ये है सब लोग कोऑपरेटिव थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत बस एक था कि जो भी नए लोग आएँगे वहाँ पे वो सारा फ़ील्ड का काम देखेंगे, यानी कि सुबह 9 सवा 9 बजे हम जाते थे, तो भैया हाथ में फ़ॉर्म पकड़ा दिया जाता था। उस समय जो है वैट का काम चलता था, इनकम टैक्स का जो जो भी फ़ॉर्म होता था मैनुअल होता था। तो पहले से ही जो शाम को फ़ॉर्म बना के रखते थे, जैसे मान लीजिए वैट का रिटर्न हो गया, इनकम टैक्स का रिटर्न हो गया, वो फ़ाइल करके वो अगले दिन जाते ही हाथ में पकड़ा दिया जाता था, भाई तू सेल टैक्स ऑफ़िस पहुँच जा और जो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स का जो चालान होता है, यानी कि जो भी आपका वहाँ पे पैसे बनते हैं, जो टैक्स बनता है, उसका चालान भर के वहाँ पे बैंक में जमा करना होता है। तो वो चेक पकड़ा दिया जाता है, भाई वहाँ पे जाके तू जमा करा। यानी कि वहाँ पूरा दिन का आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लगते थे लाइन, ठीक है? तो वहाँ पे जब पूरा दिन मैं बाहर ही रहूँगा, बस खाली यहाँ से फॉर्म उठा कर ले जाना है, वहाँ जमा करना है, तो इसमें मैं सीखूँगा क्या? ठीक है? इस वजह से जो है मैंने थोड़ा-सा प्रयास किया और जहाँ-जहाँ जैसे सेल्स टैक्स ऑफ़िस हो गया, इनकम टैक्स ऑफ़िस हो गया, उसके अलावा जो बैंक थे यहाँ पे पीएनबी बैंक सेक्टर 27 में था, वहाँ पे मैंने जान-पहचान बनाया। जान-पहचान बनाने का ये फ़ायदा हुआ, जहाँ पे लोग 2-2 घंटे लाइन में लगे रहते थे, मेरा काम बस जाते हो जाता था। तो इस वजह से जो है कहीं न कहीं मेरा टाइम बचने लगा। जहाँ पे लोग जो मेरे साथ जो नए-नए जॉइन किए हुए थे, वो लोग क्या करते थे, वहाँ जाते थे, 2 घंटे का टाइम लगता था वहाँ पे काम में, 2 घंटा का काम किया और काम करने के बाद में फिर इधर-उधर निकल जाते थे। शाम को आराम से घूमते-घामते आते थे कि भैया आज सर्वर नहीं चल रहा था, आज ये नहीं चल रहा था, आज वो नहीं चल रहा था। मेरा क्या था, मैं वहाँ से जाता था, 2-4 मिनट में जो भी मेरा काम लगा, मैं 2-4 मिनट तो नहीं, मतलब 1 डेढ़ घंटा लग जाता था जाने-आने और प्लस वहाँ पे जमा कराने में।
वो करा के मैं वापस सीधे ऑफ़िस। ऑफ़िस इसलिए कि भैया मुझे ऑफ़िस का भी काम सीखना था। तो ऑफ़िस का काम सीखना है तो ऑफ़िस में आपको रहना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत एक और था, जो सीनियर लोग थे, वो कहीं न कहीं आपको कुछ भी सिखाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अगर सीख जाएँ तो भैया सीए साहब के लिए आप सिस्टम में काम करें, उनका नौकरी छूट जाए या कुछ भी इस तरीके का उन लोगों का मेंटालिटी था। लेकिन क्या है कि भैया मैं एक भैया थे वहाँ पे, उनसे बात किए, भैया ऐसा है कि मेरा सैलरी ज़्यादा नहीं है, ₹1500 है। आपको मैं ₹1500 हर महीने दे दूँगा, आप मुझे काम सिखा दो। जब इतना मैंने बोला तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तेरा डेडिकेशन देख के मैं तुझे काम सिखा दूँगा। तो वो सब कुछ उन्होंने सिखाना शुरू किया। ऐसे करते-करते 3-4 महीने में मैं लगभग-लगभग 70 से 80% के बीच में काम सीख चुका था। ₹1500 से मेरा ₹5000 सैलरी हो चुका था, जब मैं ये काम सब कुछ समझ चुका था, सीख चुका था उसके बाद। ठीक है? जो 4 महीने बाद ही, जबकि मेरे साथ जो जॉइन किए थे वो 1500 से 2000 पे कोई गया था, कोई 2500 पे गया था। मेरा उस समय सैलरी 5000 हो चुका था, क्योंकि मैं ऑफ़िस का वर्क समझ गया था और भैया लोगों के साथ में फिर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद में मेरे साथ क्या था कि भैया मुझे यहाँ पे भी 5000 7000 का नौकरी नहीं करना था ना, मुझे अब इससे आगे बढ़ना था। और वहाँ पे जाने के बाद में मुझे ये पता था कि हाँ, वो जो मैं क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कंपनी में मैं काम करता था, वो काम मेरे लिए उतना अच्छा था या नहीं था, लेकिन ये काम मेरे लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं न कहीं आगे और भी फ्यूचर है। क्या फ्यूचर है भैया? जब मैं वहाँ पे बैठा रहता था, तो वहाँ पे जो सीए साहब हैं, उनके सामने कंसल्टेंट वगैरह आते थे, काम कराने के लिए। फिर मैंने पता कि भई ये कंसल्टेंट क्यों आते हैं? तो कुछ काम होते हैं जो सीए ही कर सकते हैं, बाकी जितने भी काम होते हैं, वो आप एज़ ए कंसल्टेंट किसी का भी पावर ऑफ अटॉर्नी पे कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने सोचा भाई मैं भी कर सकता हूँ, भाई काम तो मुझे भी आता है, मैं भी एज़ ए कंसल्टेंट काम कर सकता हूँ। तो ये सोच के जो है मैंने ये डिसाइड किया कि भई मैं एज़ ए कंसल्टेंट काम करूँगा। लेकिन भाई काम किसके साथ करूँगा? क्लाइंट चाहिए ना उसके लिए। तो क्लाइंट के लिए फिर कुछ दिन सोचा, समझा, उसके बाद में फिर दिमाग में आया कि हाँ, जिस सेल्स टैक्स ऑफ़िस में मैं जाता हूँ, वहाँ पे कुछ लोग, जैसे मान लीजिए आप ही, आपको पता नहीं कि रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा आपका। अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपको वैट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको पता ही नहीं है कौन कराएगा, तो आप क्या करोगे? नज़दीकी जो ऑफ़िस है वहाँ जाओगे। तो वहाँ पे कुछ लोग जो है ना ऐसे घूमते-घामते पहुँच जाते थे, वहाँ पे जाके पियून से बात करते थे और पियून जो है उसका कॉन्टैक्ट होता था सीए या फिर जो कंसल्टेंट वगैरह होते हैं उनसे। वो डायरेक्ट उनके पास रेफ़र करता था, उनको कुछ कमीशन मिलता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पियून से ही बात करूँ। तो फिर मैं जाके पियून से बात किया, तो भाई मेरे पास ना ऑफ़िस है, ना पैसा है, ना कुछ है, तो पियून मुझे कोई क्लाइंट क्यों देगा? उसने मना कर दिया। फिर मैंने दिमाग लगाया क्या कि जब वो आप पियून वहाँ से रेफ़र करता है तो वो तो सीढ़ी से उतर के ही जाएँगे ना। जैसे ही वो उतरते थे मैं उनसे बात करता था, आपसे कि आपका कितने में बात हुआ है, आपका काम क्या है? तो किसी ने बताया मेरा ₹5000 में बात हुआ है वैट रजिस्ट्रेशन के लिए, मैं आपका काम 3000 में करा दूँगा। ठीक है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे खर्चा बस 1000 का लगता था, 2000 वो बचत ही है पहला चीज़, और दूसरा चीज़ मुझे जो है ना वो 3000 से मतलब नहीं था। जो 1000 खर्चा है उतने पे भी मैं काम करा सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे क्लाइंट बनाने थे। ये ₹2000 या ₹4000 जो है ये वन टाइम था। मैं कभी भी वन टाइम पे नहीं जाता हूँ। मुझे जो है कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज़ चाहिए होता है। अब क्लाइंट बनने का मतलब क्या हुआ कि हर महीने उससे आपको कम से कम 2 से 3000 रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब उसका वैट का रजिस्ट्रेशन होगा, उसका हर महीने वहाँ पे रिटर्न फाइल होगा, उसके बाद में हर क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगा, हर ईयरली रिटर्न फाइल होगा। उसके बाद में उसका जब वो बिज़नेस करेगा तो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होगा। उसके बाद में असेसमेंट होता है वो भी होगा। तो ये सब चीज़ जब आप कंबाइन करोगे ना, तो लगभग-लगभग 36 से 40,000 रुपए के आस-पास एक क्लाइंट का खर्चा बैठ जाता है, जो कि आपके पास ही आएगा। और ये मैं अपना फीस बता रहा हूँ जो मैं वहाँ पे चार्ज करता था, वो अगर किसी सीए के पास जाए तो आराम से 50 से 60,000 रुपए बैठ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से जब उनको ये लग रहा है कि भैया आगे के काम के लिए भी ये पैसा कम माँग रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए भी पैसा कम माँग रहा है, तो वो फिर किसी और सीए के पास क्यों जाएगा या और किसी कंसल्टेंट के पास क्यों जाएगा? और उस समय मुझे कैसे भी कम प्राइस में या कैसे भी मुझे क्लाइंट चाहिए थे। ऐसे करते-करते अगले 4 से 5 महीने में लगभग मैंने 14 क्लाइंट बनाए। 14 क्लाइंट का मतलब ये हो गया कम से कम नहीं भी 40,000 रुपए के आस-पास मेरा अर्निंग सोर्स हो गया। जब ये अर्निंग सोर्स हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ कि टाइम का कमी पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑफ़िस का काम पूरा दिन देखना है, उसके बाद में इन 14 क्लाइंट के लिए ये इनका जो भी बिल होता है उसको पहले लेज़र में चढ़ाना है, उसका बनाना है। उसके बाद में फिर इनका वैट रिटर्न फाइल करना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो भी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है अब टाइम कम पड़ने लगा, तो मुझे ये लगा कि भैया अब एक ऑफ़िस ले लेना चाहिए मुझे, क्योंकि ऑफ़िस आएगा, क्योंकि अब दूसरा चीज़ ये है ना कि जैसे जो कोई क्लाइंट है, अगर उसको किसी को रेफ़र करना है, यानी कि उसका कोई दोस्त यार पूछ रहा है कि हाँ भाई, आप कहाँ पे काम करा रहे हो, आपको कितना पैसा लग रहा है? अगर उसको अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करेगा? आपके पास रेफ़र करेगा। जब वो रेफ़र के लिए बोलता था, भैया आपसे कहाँ मिलवाऊँ इसको? तो मेरे पास कोई ऑफ़िस ही नहीं। अब मैं क्या किसी पेड़ के नीचे मिल रहा हूँ, कभी किसी जगह मिल रहा हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता और ना ही वहाँ पे अगर 4 कोई बंदा आ रहा है आपके पास में, कोई एक ही बंदा आपसे काम कराएगा, 3 बंदा ये कहेगा भाई इसके पास में कोई तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए। तो इस वजह से मैंने सोचा भई ऑफ़िस की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे 5000 का नौकरी करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा था नहीं। फिर मैंने वो सीए साहब से पहले बोला कि भाई ऐसे-ऐसे मैंने धीरे-धीरे करके क्लाइंट भी बना लिए हैं।
अब काम भी सीख लिया है, तो वो कहीं न कहीं नाराज़ नहीं हुआ, कहीं न कहीं खुशी हुए और ये बोला ठीक है तू अपना ऑफ़िस स्टार्ट कर ले, आगे जो भी तेरे को काम की ज़रूरत पड़े, जैसे मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं, बैलेंस शीट तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है? ये आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस बना सकता हूँ, हर चीज़ बना सकता हूँ, लेकिन उसपे अटरेस्ट जो है ना, कहीं न कहीं सीए ही करेगा। तो उसके लिए मुझे सीए की ज़रूरत है या फिर किसी का ऑडिट होना है, उसके लिए सीए की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है, उन्होंने बोला कि आगे कोई भी काम पड़े, तू मेरे पास आ जाना, बाकी तू अपना ऑफ़िस स्टार्ट कर ले। और उस समय था 2010, 2010 में मैंने पहला अपना ऑफ़िस स्टार्ट किया था सेक्टर 10 में, ठीक है? अगर आप आज भी जाके गूगल पे सर्च करोगे सिंह टैक्स हब SINGHTAXHUB तो सबसे पहला जो जस्ट डायल पे आएगा वो मेरा ही ऑफिस का एड्रेस आएगा, ठीक है? और वहाँ पे आप जाके देखोगे तो मेरा फ़ोटो भी आएगा और वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा कि आज से 14 साल पहले यानी कि 2011 में वो रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद में जो है जितने भी मैंने क्लाइंट्स बनाए थे उनसे जो है अब रेफर के थ्रू यानी कि उनका कोई दोस्त यार को रजिस्ट्रेशन चाहिए या वो उनका कोई सगे-संबंधी को रजिस्ट्रेशन चाहिए वो मेरे पास ही लेके आते। तो इस तरीके से अब रेफरिंग के थ्रू ही हमारा क्लाइंट बढ़ता जा रहा था और जो है अब मुझे सेल्स टैक्स ऑफिस के नीचे जाके खड़ा नहीं होना पड़ रहा था, ठीक है? उसके बाद में धीरे-धीरे ऐसे करते-करते लगभग-लगभग 50-55 के आस-पास क्लाइंट हो चुके थे मेरे पास में 2011 के लास्ट में यानी 2012 ही समझ लीजिए। उसके बाद में 2012 में जो है मैंने अपने पहली सिस्टर की शादी करी। कहीं न कहीं भैया का भी सेविंग था, हमारा भी सेविंग था, ये सब कुछ मिला के हमने 2012 में अपने पहली सिस्टर की शादी करी और जो सेकंड सिस्टर की शादी है वो 2014 में हमने करी, ठीक है? 2014 में करने के बाद में फिर सबसे पहला उसके बाद में आता है 2015 और वो कहीं न कहीं उस दिन मेरा पहला सपना पूरा होता है। क्या? यहाँ नोएडा में अपना पहला घर। लेकिन घर तो नहीं मिला, क्या मिला? प्लॉट। उस समय पे मैंने 15 लाख रुपए में एक 100 गज का प्लॉट यहाँ पे लिखवाया था और उसके बाद में उसको धीरे-धीरे करते-करते 2017 तक उसको 3 मंजिल का बनवाया था, जिसमें मैंने कुछ लोन भी लिया था और कुछ कैश भी लगाया था। उसके बाद में जो है सेकंड सपना मेरा पूरा होता है 2018 में। उस टाइम पे जो है एक मैंने गाड़ी भी ली, कहीं न कहीं सेकंड हैंड ही लिया था, लेकिन ये क्या कहते हैं i20 सबसे पहला मैंने लिया और उसके बाद में जो है 2018 के लास्ट में मैंने एक दूसरा जो प्लॉट है वो मेरे घर के जस्ट बगल वाला बिक रहा था, वो भी मैंने लिखवाया था, उसपे भी मैंने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लोन लिया था, ठीक है? और कुछ थोड़ा बहुत जो है अपने तरफ से कैश भी दिया था। उसके बाद में आते हैं नवंबर 18 नवंबर 2018 में ऐसा होता है कि एक मेरे क्लाइंट आते हैं। जब वो आते हैं तो आने के बाद में हमारे सामने बैठते हैं लेकिन वो मोबाइल में ही लगे रहे। मैं भाई क्या हो गया? वो कहीं न कहीं ऐज़ ए दोस्त ही हो गए थे मतलब घुल-मिल गए थे। तो वो बता रहे हैं कि भैया मैं जो है यहाँ पे 10,000 15,000 रुपए लगा के आराम से हफ्ते के 2,000 3,000 रुपए में बना लेता हूँ। मैं क्या है? फिर उन्होंने दिखाया तो वहाँ पे कहीं न कहीं रेड ग्रीन कैंडल चल रहे थे, वहाँ पे आपका प्रॉफ़िट दिख रहा था, जो भी चीज़ें हैं। तो फिर मुझे भी वो उसमें इंटरेस्ट आने लगा, मैंने भाई कैसे होता है, क्या नहीं होता है? तो फिर उनके थ्रू ही मैं कहीं न कहीं डीमैट अकाउंट पहले ओपन कराया। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के बाद में फिर मैंने पहले जो है ₹10,000 डाला। ₹10,000 डालने के बाद में हुआ ये कि भैया 10,000 से वो आराम से मैंने डाला, अगले दिन थोड़ा लॉस भी दिखा रहा था, मैंने छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद देख रहा हूँ 10,000 से वो 10,500 हो गया, 4-5 दिन बाद जो है 10,000 1000 11,000 हो गया। 11,000 होने के बाद में मैंने बुक कर लिया। फिर मुझे लगा भैया ये तो अच्छा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय मेरे पास में सेविंग्स पड़े हुए थे। मैंने अपने सेविंग्स से जो है 1 लाख रुपए उठा के उसमें डाला। 1 लाख रुपए डालने के बाद में मतलब टोटल जो पहले 11,000 था प्लस और भी मैंने 89,000 रुपए डाला ताकि वो 1 लाख रुपए राउंड हो जाए। मैंने वो डाला, डालने के बाद में क्या था कि उस समय जो है नवंबर 2018 के बाद में मार्केट में कहीं न कहीं बुल रन चल रहा था, ठीक है? और मैं किसी भी स्टॉक में आँख बंद करके इन्वेस्ट करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 दिन रेट दिखा रहा है, मैं ज जो रेट दिखाता था उसको कभी बुक ही नहीं करता था। जो ग्रीन में आ गया, जो प्रॉफिट दिखा रहा है उसको बुक कर लिया, जो रेड में दिखा रहा है वो आज नहीं तो 2 दिन बाद कहीं न कहीं ग्रीन में आ जाता। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि भैया मैं तो सब कुछ समझ चुका हूँ, सब कुछ सीख चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे करते-करते वो 1 लाख रुपए जो है 1,72,000 बना। उसके बाद में आता है जून या जुलाई 2019 हाँ, उस टाइम पे जो है आपका मार्च अप्रैल के बाद में या जून जुलाई के बाद में एग्ज़ैक्ट डेट अभी याद नहीं है मुझे। लेकिन उस टाइम पे क्या था डाउनफॉल आया था, डाउनफॉल आने की वजह से जो है जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था स्टॉक्स वगैरह में, वो कहीं न कहीं कोई 10% के माइनस में चल रहा था, कोई 5% के माइनस में चल रहा था, कोई 10 और मैं ये तो जानता था ना भैया कोई दिक्कत नहीं आज माइनस में दिख रहा है तो भैया कल वापस आ जाएगा। लेकिन वो उस टाइम पे जो है कहीं न कहीं 40-45 दिन या 50 दिन के आस-पास डाउनफॉल ही रहा तो 20 दिन 25 दिन मैंने देखा उसके बाद में मैं हिम्मत हार गया और वो 1,70,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं न कहीं 1,32,000 में मैंने बुक किया। बुक करने के बाद में फिर मैंने भाई भाई ये क्या हो गया? क्योंकि भाई मैं इतने दिन से करता हुआ आ रहा था।
4-5 महीने से इतना अच्छा प्रॉफ़िट भी चल रहा था। उसके बाद में ये क्या हो गया, उसमें मुझे नॉलेज नहीं था किसी भी चीज़ का, उसने बता दिया कि हाँ, कोई भी इसमें शेयर पकड़, इसमें बाई दबा देगा, बाई हो जाएगा, जब प्रॉफ़िट आए तो निकाल देना। फिर मैं कहीं न कहीं सोचा कि भैया इसके बारे में सर्च करते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं। फिर मैंने गूगल पे आर्टिकल वगैरह पढ़ा, तब पता चला कि हाँ, इसमें आपका कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है, बाकी सारे टेक्निकल एनालिसिस भी होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं और उसमें डाउनफॉल भी होता है, अप ट्रेंड भी होता है। मुझे तो ये लगता था कि हाँ, बाई करेंगे तो ऊपर जाएगा, बाई करेंगे तो ऊपर जाएगा। तब जाके मुझे पता चला, फिर मैंने यूट्यूब पे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिसर्च किया, सब कुछ करने के बाद में फिर तो उसी टाइम पे मुझे दिखा था, आज मैंने बनाए 1 लाख से 5 लाख, ज़ीरो टू हीरो। ठीक है? उस टाइम पे मुझे कहीं न कहीं पता चला ये ऑप्शंस के बारे में। कैसे? जब मैं उसको खोला तो वहाँ पे दिखा रहा है कि भैया आज मैंने ₹10 का ऑप्शन खरीद के भैया इसको ₹50 बेचा है, ये किया है, वो किया है, तो वो सब कुछ मैंने देखा तो मुझे तब जाके पता चला ऑप्शंस में। मैं भाई ये बढ़िया चीज़ है, मैं तो यहाँ पे ₹1 लाख बना रहा हूँ, 4-4 दिन, 6-6 दिन, 10-10 दिन रोकना पड़ता है, तब जाके कहीं न कहीं 2% 4% बन रहा है। ये तो भैया सीधे 500% बन जा रहा है 1 दिन में। फिर मैंने सोचा उसके बाद में फिर मैंने ऑप्शंस में वहाँ पे धीरे-धीरे थोड़ा-सा वहाँ पे जो 1,32,000 था वो लगाया। ठीक है? वहाँ पे बस मैं 2 ही चीज़ जानता था, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल लेना है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट लेना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता। ठीक है? मार्केट ऊपर जाता था मैं कॉल लेता था, मार्केट नीचे जाता था मैं पुट लेता था और वो 1,32,000 को जो है 2 या 3 दिन में फिर 1,70,000 पे पहुँचा दिया। ठीक है? उसके बाद में धीरे-धीरे चलते-चलते एक दिन जो है उसमें मुझे सबसे बड़ा प्रॉफ़िट हुआ था उस समय ₹12,000 के आस-पास और उस टाइम पे मेरा कैपिटल हो चुका था ₹1,98,000 के आस-पास और उस दिन क्या था कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, थर्सडे का दिन था और उस दिन जो है मैंने कहीं न कहीं कॉल लिया, ठीक है? कॉल लेने के बाद में क्या हुआ कि मार्केट नीचे चला गया। अब मुझे तो ये पता है भैया कोई दिक्कत नहीं है, शेयर मैं लेता था, आज ऊपर नहीं गया, क कोई दिक्कत नहीं है, कल ऊपर जाएगा तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट वो दे के निकलेगा, ठीक है? तो मुझे ये थोड़ी ना पता था कोई थीटा और ये गामा, डेल्टा ये सब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता था ऊपर जाएगा तो कॉल लेना है, नीचे जाएगा तो पुट लेना है। तो वो मैं कॉल लिया था और एक्सपायरी था, एक्सपायरी भी मुझे कुछ नहीं पता था कि एक्सपायरी में होता क्या है। अब मैं देखता रहा कि भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मैं चलो कोई बात नहीं इसको बंद करते हैं, कल देखेंगे, कल ऊपर जाएगा तो देखेंगे। कल देख रहा हूँ तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और कहीं न कहीं मेरा पैसा वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। ₹600 ₹700 के आस-पास बचा है, जितना भी था मैंने उसमें लगा दिया था। फिर मैंने ब्रोकर से बात किया तब पता चला कि नहीं ये ऑप्शंस में जो है एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी के दिन जो है आपका ऑप्शन ज़ीरो हो सकता है। ये सब चीज़ मुझे तब जाके पता चला। उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं अब जो है ऑप्शंस में कहीं न कहीं रिसर्च करके ही यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जो है वहाँ पे भी मैंने हार नहीं माना, हार इसलिए नहीं माना क्योंकि मुझे ये लगता था कि भाई आज तक जो भी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो भी चीज़ सीखना चाहता हूँ, वो कहीं न कहीं मैं आराम से सीख ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या था, भाई मुझे भाई मुझे थीटा नहीं पता था, डेल्टा नहीं पता था, गामा नहीं पता था, अब तो पता चल गया, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने वहाँ पे ₹2,00,000 डाले, जो कि मेरे सेविंग में पड़े हुए थे, 2,10,000 ₹12,000 के आस-पास पड़ा होगा, ₹2,00,000 मैंने डाला, इसलिए डाला क्योंकि भाई मुझे ₹2,00,000 रिकवर करना है। 2,00,000 रिकवर करने के लिए 10,000, 15,000, 20,000 से तो होगा नहीं, उसके लिए कहीं न कहीं 2,00,000 ही डालना पड़ेगा, तब जाके भैया जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। मैंने वो ₹2,00,000 डाले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, वो ₹2,00,000 जो है कहीं न कहीं धीरे-धीरे करते-करते 2,50,000 हो गया, 3,00,000 हो गया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद में फिर डाउनफॉल क्योंकि उस समय मैं समझ गया था कि हाँ, भी एक्सपायरी होता है, हर चीज़ होता है, लेकिन आपको पता ही है कि किसी दिन 10,000 प्रॉफ़िट होगा, किसी दिन वो लॉस होगा। मैं वहाँ पे 10 पॉइंट, 20 पॉइंट लेके कहीं न कहीं मैं निकल जाता था, लेकिन जब लॉसेस होते थे, उस टाइम पे मैं बैठा रहता था कि अब एक बार रिकवर हो जाए, एक बार रिकवर हो जाए। इस तरीके से वो जो है धीरे-धीरे मेरा अकाउंट ड्रॉ डाउन होता गया, होता गया, होता गया, होता गया और कहीं न कहीं फिर वो आ चुका था 30,000, 40,000 के आस-पास। फिर मैंने भाई वहाँ पे तो मेरा टोटल हो गया भैया पहले के ₹2,00,000 और ये जो है कहीं न कहीं आपका डेढ़ लाख 1,60,70,000 के आस-पास ये हो गया। अब क्या किया जाए? अब इसमें जो है कहीं न कहीं अब इस सबको रिकवर करने के लिए और पैसा डालना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो है मेरा तो हो गया था सेविंग खत्म। सेविंग खत्म होने के बाद में क्या था कि मेरे पास में वहाँ पे था 5-6 क्रेडिट कार्ड था। उसको मैंने स्वाइप किया, स्वाइप करके वहाँ पे फिर मैंने दोबारा डाला क्योंकि भाई उस समय सोच लिया था कि अब जो है बिल्कुल सब कुछ सही से काम करना है और एक बार ये पैसा रिकवर हो जाए, फिर ऑप्शन में नहीं जाना है। जैसे मैं पहले स्टॉक्स में करता था, उस तरीके से ही दोबारा मैं शुरू करा, थोड़ा कम ही कमाएँगे लेकिन कंसिस्टेंट होके कमाएँगे और कहीं न कहीं मैंने वो ये सोच के डाला वहाँ पे। वो डालने के बाद में ये हुआ कि उस दिन जो है मार्केट मेरे फ़ेवर में ही गया। मार्केट फ़ेवर में जाने के बाद में मैंने ये भी देख लिया था कि हाँ भैया ये एसटीबीटी होता है, ये होता है, वो होता है, तो मार्केट मेरे फ़ेवर में ही गया था और लास्ट आवर में ही मैंने ट्रेड किया था क्योंकि पूरे दिन में मेरे को काम था। ठीक है? तो एसटीबीटी का मैं ट्रेड लेके गया और अगले दिन जो है कहीं न कहीं मैंने कॉल बाय किया था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो मेरा ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। वहाँ पे जो है लगभग-लगभग 1 लाख का नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर होता है रिवेंज ट्रेडिंग, इसी तरीके से करते-करते ये भी कैपिटल धीरे-धीरे डाउन हो ही जाता है। आप लोग अगर ज़्यादा दिन से ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता ही होगा जब आपको पूरा नॉलेज नहीं है या फिर डेडिकेशन नहीं है या फिर डिसिप्लिन नहीं है, तो ये धीरे-धीरे करते हुए कैपिटल डाउन हो ही जाता है।
और मैं हमेशा ट्रेड करता था लगातार कि भैया आज प्रॉफ़िट होगा, लेकिन वही होता था 10,000 जिस दिन प्रॉफ़िट हो गया, बहुत भैया खुश हो गए। जिस दिन भैया नुकसान हो गया, उस दिन रिवेंज ट्रेड कर लिए, जिस दिन हुआ प्रॉफ़िट उस दिन 10,000 का हुआ, जिस दिन नुकसान हुआ उस दिन 40,000, 50,000, 60,000 कितना पहुँच जाएगा कोई पता नहीं है। ठीक है? इसी तरीके से करते-करते ये भी कैपिटल मेरा वाइप आउट हो गया। वाइप आउट नहीं, वही वही है कि मतलब 10-20,000 तक पहुँच गया, 4 लाख का कैपिटल, तो फिर वही वाइप आउट ही समझोगे आप। ठीक है? अब मैं करूँ तो करूँ क्या? यहाँ पे मेरे पैसे खुद के खत्म हो चुके हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड का भी स्वाइप हो चुका है, अब दूसरा मैं क्या करूँ? और टोटल जो मेरा नुकसान हो चुका है भैया 4 लाख, पहले का हो चुका है 4 लाख, ये हो चुका है 8 लाख रुपया हो चुका है। अभी 8 लाख रुपया मुझे रिकवर करना है, ठीक है? तब इसके लिए मेरे पास में और दूसरा चीज़ क्या था कि उस समय ये लगता था ना कि नहीं मैं कर लूँगा, मार्केट देता तो है। उसके बाद में मैंने क्या किया भैया, उस समय पैसे थे नहीं, मैं जीजाजी से लिए 4 लाख रुपए उधार, क्योंकि उस समय जो है उन्होंने अपना खुद का शोरूम स्टार्ट कर लिया था, उनके पास भी पैसा आ चुका था, ठीक है? क्योंकि उस समय जब मैं शुरुआत में आया था, वो उस समय 10-15 साल से काम कर रहे थे, फिर उसके बाद में धीरे से अपना छोटा-सा शोरूम स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ाया। 4 लाख रुपए उनसे उधार लिया, लेकिन सिर्फ़ 4 लाख में ये 8 लाख रुपए का जो आपका क्या कहते हैं लॉस है, ये तो कवर नहीं होगा। तो एक क्लाइंट का जो है इनकम टैक्स जमा करना था। उनका 6,38,000 या 6 लाख ऐसे ही कुछ था, 6,38,000 या 28,000 रुपए के आस-पास। तो उस समय क्या था कि मैंने उनसे बोला कि आप एक काम कीजिए, वो जो चेक आप इनकम टैक्स का बना के दे रहे हैं, आप मेरे नाम पे ही बना दीजिए और मैं ये क्लियर करके डायरेक्ट ऑनलाइन इसका पेमेंट कर दूँगा। ठीक है? तो उन्होंने भाई उनका मैं 5-6 साल से लगातार काम करता हुआ आ रहा था। तो वो आराम से मेरे नाम पे चेक बना के दे दिए, क्योंकि उस समय मेरे पास यूनियन बैंक का अकाउंट था और वहाँ से डायरेक्ट ही, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में ही उस समय ये चालान जमा होते थे। तो मैंने वो चेक लिया और चेक जो है अपने अकाउंट में डिपॉज़िट किया। डिपॉज़िट करने के बाद में जब वो भी आया, उसके बाद में मैंने उसको भी लगा दिया। ठीक है? उसके बाद में लगाने के बाद में ये टोटल हो गए मेरे पास में 6 लाख वो हो गए और 4 लाख जो मैंने जीजाजी से लिए हैं, वो हो गए। 6-4 10 लाख रुपया हो गया और ये है लगभग ये बात मैं बता रहा हूँ फरवरी या फरवरी 2020 के आसपास का, ठीक है? और उस टाइम पे क्या था, मार्केट डेली नीचे आ रहा है, डेली नीचे आ रहा है, डेली नीचे आ रहा है और लगातार 40-50 दिन मतलब आप देखेंगे तो मार्केट खुल रहा है, नीचे आ रहा है, खुल रहा है, नीचे आ रहा है। तो उस समय क्या था कि मैं डेली जैसे मार्केट ओपन होता है, मैं पुट खरीदता हूँ, प्रॉफ़िट हो जाता है। मार्केट ऊपर खुलता है, मैं पुट खरीदता हूँ, प्रॉफ़िट हो जाता है। नीचे ही खुलता है, नीचे भी खुलता है, मैं पुट लेता हूँ, प्रॉफ़िट हो जाता है। तो मैं बस पुट का आदी हो चुका तो मैं बस पुट का आदी हो चुका था और कहीं न कहीं जो है बस पुट करता रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि उस समय जो लॉकडाउन आया था, उससे पहले आप देखेंगे तो लॉकडाउन के बाद उतना क्रैश नहीं आया, जिस दिन अनाउंस हुआ है 25 तारीख को, उससे पहले ज़्यादा क्रैश आया, ठीक है? और उस समय जो है मेरे पैसे अच्छा खासा बन गए। वो 10 लाख रुपए जो है धीरे-धीरे करते-करते टोटल 34 लाख रुपए तक बन चुका था, 34 लाख या 33 लाख ऐसा ही, ठीक है? अब एक डेट है 25 नवंबर 2020, उस दिन जो है फिर मैंने पुट लिया थर्ड कैंडल पे। ठीक है? नहीं, सेकंड कैंडल पे लिया था, ठीक है? सेकंड कैंडल पे मैंने लिया पुट और जो थर्ड कैंडल है सिंगल वही कैंडल ऐसा बन गया कि वो जो है मेरा 34 लाख का सीधे दिखाने लगा 12 लाख, क्योंकि उतने सारे नुकसान हो गए, बहुत बड़ा कैंडल बना था। वो कैंडल बनने के बाद में भैया मेरे पास में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उसे बुक कर पाऊँ। मैंने ये सोचा भाई इतना दिन से जब मार्केट नीचे आ रहा है, डेली गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है और वैसे भी भैया क्या कहते हैं जब कल भी हो सकता है ये गैप डाउन ही हो। और मैं इस आशा में जो है वो चीज़ मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है, कल गैप डाउन होगा, ये कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं वहाँ पे उतना बड़ा लॉस बुक नहीं कर सकता था, मेरे हाथ काँप रहे थे। और अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन फिर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ, वहीं से सपोर्ट लिया और वहीं से ऊपर चला गया। और उस दिन था एक्सपायरी और उस दिन सब कुछ ज़ीरो हो गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? वहाँ पे उसके 6 लाख रुपए का मैंने चेक अपने नाम पे ले लिया है। अब इनकम टैक्स वाले उसको देखेंगे, वो मेरे के पास आएगा। यहाँ पे जीजाजी से लिया है तो वो तो मैंने अगर मैं नहीं भरूँगा तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, जब नोटिस आएगा तो वो मेरे पास पहुँचेगा। और जो है ये 34 लाख तक जब 33 लाख तक जब ये पहुँचा था, उस टाइम पे मैंने सबसे बड़ा गलती क्या किया, उसका चालान भर देना चाहिए था, जीजा का मुझे रिटर्न कर देना चाहिए था। उसके बाद जो बचा, मेरे पास कैपिटल तो हो ही चुका था, क्रेडिट कार्ड का भर देना चाहिए था। उसके बाद जो बचता है मेरे पास में, वो कहीं न कहीं मुझे अपना ट्रेडिंग में लगाना चाहिए था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि भाई इतना बना चुका हूँ, तो इसको एक बार 50 बना देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें से निकाल के दे दूँगा, अपना क्रेडिट कार्ड भी भर दूँगा, जीजा का भी दे दूँगा। उसके बाद ही मेरे पास में आराम से 30 लाख रुपए के आस-पास बचेगा, ठीक है? और ये चीज़ सोच के मैंने इन लोगों का नहीं चुकाया था। अब उसके बाद में मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर मैं 1 महीना तक घर से निकला ही नहीं, मैं यहाँ पे डिप्रेशन में पड़ा रहा। डिप्रेशन में पड़े रहने के बाद में क्या है कि वहाँ पे जो है नोटिस आ चुका था उस बंदे के पास में, जिसने मेरे को वो टैक्स का लिए चेक दिया हुआ था। फिर वो जब नोटिस आया, वो लगातार जो है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मेरे ऑफ़िस पे आया वो। उसके बाद में कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके बाद में ऑफ़िस में तोड़-फोड़ मचाने की धमकी देने लगा। फिर बोला मैं जा रहा हूँ एफआईआर करने। तो बहुत सारी चीज़ें वो बोलने लगा। मैं वहाँ पे डर गया था, उसका फ़ोन आता था, मैं फ़ोन नहीं उठाता था।
उसके बाद में क्या था कि यहाँ पे जो मैंने बताया कि घर बनाया था, उसमें मैंने पहले कुछ लोन भी लिया था और कुछ कैश भी लगाया था। तो 3-4 महीने से लगातार मैंने यहाँ पे किस्त नहीं भरी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी लॉसेस हुए थे। उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई ये कवर हो जाएगा तो मैं सबका चुका दूँगा। तो एक लगभग-लगभग 6 महीने से जो है इसका लोन नहीं भरा था, इस वजह से जो है घर का भी एनपीए चल रहा था। उसके बाद में आपका क्रेडिट कार्ड वाले भी पीछे पड़ गए। अब चारों तरफ से जब सब कोई पीछे पड़ जाता है ना, तो उसके समय आपका दिमाग काम नहीं करता, और जब आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम एक ही हो और इतने सारी चीज़ों को भरना हो, तो आप क्या करोगे? समझ में नहीं आ रहा था। अब जो है लास्ट में ये होता है कि जो वो बंदा था जिसका मैंने चेक यूटिलाइज़ किया था, वो कहीं न कहीं मेरे ऑफ़िस पे जो है पुलिस लेके पहुँच जाता है। एफआईआर वगैरह नहीं किया था, बस पुलिस लेके पहुँच जाता है। पुलिस लेके पहुँचने के बाद में क्या होता है, जब पुलिस वाले बोलते हैं, "भाई तुझे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हम तुम्हारे घर पहुँच जाएँगे।" ये वो फलान-ठिकान। तो उसके बाद में मैं वहाँ पे गया। मैंने फिर उनसे 10-15 दिन का टाइम माँगा। टाइम माँगने के बाद में क्या हुआ कि फिर मैं घर पे वाइफ़, मेरा शादी 2019 में हो चुका था। फिर घर पे वाइफ़ थी, वाइफ़ से मैंने डिस्कस किया, ऐसे-ऐसे बात हो गया, इतने लोगों का पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। तो फिर उन्होंने समझाया कि पैसा आपसे बड़ा तो है नहीं, और कहीं न कहीं आपने ही पैसा कमा के ये प्लॉट लिया है, ये घर बनाया है, सब चीज़ किया है, और अगर आप सुरक्षित रहोगे, आप अगर स्वस्थ रहोगे, तो आगे भी किया जा सकता है। उस समय मैंने 18 लाख का लिया था, उस समय इसका रेट 21 लाख रुपए चल रहा था, लेकिन उस समय क्या था कि लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन में कोई खरीदे तो खरीदे कैसे? लॉकडाउन से जस्ट पहले 21 लाख रुपए उसका रेट चल रहा था, और उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन लगा, तो उसका रेट मिल रहा है सीधे 18 लाख रुपए का, 18 लाख रुपया। क्योंकि जिससे मैंने लिया था, उसी ने बोला कि भैया ठीक है, एज़ इट इज़ मैं ले लूँगा, अभी तो रजिस्ट्री होगा नहीं, रजिस्ट्री जब होगा तब तू कर देना, मैं इसमें से जो है तुझे 18 लाख रुपए दे देता हूँ, और रजिस्ट्री के टाइम पे जो है और भी लाख 50 हज़ार दे दूँगा, वो तो अलग की बात थी, लेकिन 18 लाख में वो खरीदने को राज़ी हो गया। जब 18 लाख में खरीदने को राज़ी हुआ, उस समय मैंने उससे 18 लाख रुपए लिए। सबसे पहले मैंने उसका क्या कहते हैं, 6 लाख 38 हज़ार जो था मैंने उसको दिए, उसके बाद में जीजा जी को दिए, और उसके बाद में जो है जो क्रेडिट कार्ड का लोन था 3.5 लाख रुपए के आस-पास, वो मैंने वहाँ पे भरा। ठीक है? मेरे पास वहाँ पे बचे थे सिर्फ़ 4.5 लाख रुपए के आस-पास, और जो है उसमें से मैंने क्या किया, 4 लाख रुपए मैंने कर दिया एफडी, 50,000 रुपए अपने पास रखा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे घर का किस्त भी देना था, वहाँ पे ऑफ़िस का रेंट भी देना था। तो इन सब चीज़ों को मैंने निपटाया। मैंने सोचा भैया अब सब चीज़ से मेरा छुटकारा मिल चुका है। अगले महीने से मैं क्या करूँगा भैया, अपना काम करूँगा, और यहाँ पे स्टॉक मार्केट या फिर ये ऑप्शंस ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों को मैं भूल गया। ठीक है? भूल जाने के बाद में क्या है, 2021 मतलब लगभग-लगभग 6 महीने 8 महीने बाद, 6-8 महीने बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, उतने पैसे नुकसान हो चुके हैं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि भैया एक बार ट्राई करने से पहले जो है ना, कहीं न कहीं अपना गलती मुझे ढूँढना पड़ेगा। क्या गलती किया कि इतने सारे पैसे मेरे डूब गए? तब मैं जब यहाँ पे रिसर्च किया, कम से कम नहीं भी तो 1 महीना, डेढ़ महीना जो है पूरा बैक टेस्ट किया, जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था। उस समय क्या था, किसी ने बोल दिया भैया आरएसआई 20 ईएमए को क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे बाई कर लो, मैं कर लेता था। किसी ने बोल दिया एमएससीडी क्रॉस कर रहा है, उसको बाई कर लो, किसी ने 5 ईएमए, मतलब कोई कुछ भी बोलता था, मैं उस टाइम पे मान के वही चीज़ अप्लाई करता था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने सब कुछ रिसर्च किया कि पीछे मैंने क्या-क्या गलतियाँ की हैं, तो सबसे बड़ा पहला गलती ये था, मैं कभी डिसिप्लिन था ही नहीं। यानी कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे नीचे जा रहा है, एसएल मैंने तो सोच रखा है 5 मिनट में निकल जाऊँगा, लेकिन एसएल 5 की जगह 50 पॉइंट चला जा रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। भाई एक बार फ़र्क मतलब ये था कि मुझे काटना नहीं है, एक बार वो रिवर्स होके ऊपर आ जाए, तब मैं निकलूँगा। सबसे पहला गलती ये था। दूसरा गलती था, मतलब यानी कि पहला गलती हो गया रिस्क रिवार्ड, दूसरा हो गया डिसिप्लिन। मैं कभी डिसिप्लिन था ही नहीं, कभी एक स्ट्रैटेजी पे काम करता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जब समराइज़ किया मैंने, उसके बाद में मैंने सोचा चलो ठीक है, एक ट्राई और करते हैं, ठीक है? उसके बाद में फिर 2021 में जो है मैंने 1 लाख रुपए और डाला, और 1 लाख रुपए डालने के बाद में जो है, जब मैं डिसिप्लिन के साथ, रिस्क रिवार्ड के साथ और सब कुछ मैं फ़ॉलो करते हुए जब ट्रेड किया, और जिस स्ट्रैटेजी पे मैंने स्टार्ट किया था, उसको मैंने कम से कम नहीं भी तो 3 साल बैक टेस्ट किया डाटा के ऊपर। और सिर्फ़ डाटा के ऊपर नहीं, मैं जाके चार्ट वगैरह पे भी जाके उसको बैक टेस्ट किया। सब कुछ करने के बाद मैंने उस पे स्टार्ट किया। उसके बाद में जो है कहीं न कहीं मुझे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुआ। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि भैया स्टॉक मार्केट में आप रातों-रात करोड़पति नहीं बन सकते हो। यहाँ पे ग्रोथ आपको धीरे-धीरे मिलेगा। यहाँ पे आपके इक्विटी कर्व जो है ना, ऐसे सीधे नहीं जाएँगे। यहाँ पे कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे जाओगे, कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे जाओगे। लेकिन जब नीचे आओ, तो पीछे से नीचे नहीं आना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कि जब आपका लॉस हो, तो छोटा हो, प्रॉफ़िट हमेशा आपको टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। ठीक है? ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ, और इस पे मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद में मैंने देखा कि भैया धीरे-धीरे मैं प्रॉफ़िटेबल हो रहा हूँ। तो जो उसके बाद में ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो उसके धीरे-धीरे प्रॉफ़िट होने लगे। फिर मैंने जब यहाँ पे जो मैं काम अपना खुद का ऑफ़िस का कर रहा था, उससे भी मैंने धीरे-धीरे वहाँ पे फंड लगाना चालू किया। तो इतना सब कुछ करने के बाद में, इतना नुकसान करने के बाद में, फिर नुकसान से ऊपर आने के बाद में, हर चीज़ करने के बाद में, बस एक ही चीज़ समझ में आया। क्या?
कि आपको एक अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, आप इंडिकेटर पे काम कर रहे हो, आप उस पे करो, आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, उस पे करो, किसी पे भी करो। लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी पे लगातार काम करना है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी काम को आप लगातार करोगे तो उसमें आप मास्टर हो सकते हो, ठीक है? अगर आप आज 10 दिन इसमें काम करो, 10 दिन उसमें काम करो, 10 दिन उसमें काम करो, तो आप किसी को भी मास्टर नहीं कर पाओगे। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो है, जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो उसके रूल्स डिफाइन करो कि भैया इसमें हमें टारगेट क्या लेना है, इसमें स्टॉप लॉस क्या लेना है, किस स्थिति में हमें बाहर निकलना है, कब हमें भैया ब्रेक इवन पे निकलना है, कब हमें पूरा फुल टारगेट तक क्लियर होना है। अपना पूरा अपना पूरा रूल आप डिफाइन करो। रूल डिफाइन करने के बाद में बस एक चीज़ का गांठ बाँध लो कि भैया उस रूल को जो है आपको डिसिप्लिन के साथ में पर डे फॉलो करना है, ठीक है? और किसी भी स्ट्रेटजी को जो है कम से कम आप 6 महीने लगातार आप टेस्ट करो, यानी कि बैक टेस्ट भी करो और फॉरवर्ड टेस्ट भी करो। किसी भी स्ट्रेटजी को ऐसा नहीं कि 10 दिन। हर एक स्ट्रेटजी का जो है कहीं न कहीं लूजिंग फेस होता है और हर एक स्ट्रेटजी का जो है विनिंग फेस होता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे ट्रेड करने आए किसी भी स्ट्रेटजी, मान लीजिए आरएसआई डाइवर्जेंस में कर रहे हो या किसी भी में कर रहे हो। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसका अगर मान लीजिए आपने जब वहाँ पे एंट्री किया तो 2 दिन का उसका विनिंग स्ट्रीक था, आपने वहाँ पे ठीक है पैसा कमाए और कमाने के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 10 दिन उसका लूजिंग स्ट्रीक आ गया। अब आपको तो ये लगेगा ये स्ट्रेटजी काम ही नहीं करता है, लेकिन वो 10 दिन के बाद अगर वही स्ट्रेटजी हो सकता है कि 20 दिन का उसका विनिंग स्ट्रीक चल रहा हो और आपने मिस कर दिया। तो इसीलिए किसी भी स्ट्रेटजी को 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में जज मत कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी को हमेशा बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। तो पहले बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, तभी उसमें ट्रेड कीजिए और डायरेक्ट आप ट्रेड में वैसे मत कूद जाइए। आप पहले सीखिए, समझिए, उसके बाद में कीजिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट मैं ट्रेड में कूद गया था। बस किसी ने बता दिया जीरो हीरो में कूद गया था, बस कॉल पुट बता दिया कूद गया था, नहीं। आपको प्रॉपर मान लीजिए आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आप पढ़ाई करते हो या कुछ भी करते हो तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। तो आप पहले इसमें सीखने में टाइम दीजिए, उसके बाद में ही आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए। और यहाँ पे मेरे जर्नी से आपको यही सीखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं मैंने बिना सीखे समझे कुछ भी मैंने रैंडम पहले ट्रेड किया, वहाँ पे नुकसान किया। लेकिन मैं हमेशा डटा रहा, खड़ा रहा, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मेरे पास में सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम था। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो 10,000 20,000 का जॉब करते हैं, 10 दिन जो है उनको प्रॉफिट हो गया 10-20,000 का, वो ये सोचने लगता है मैं जॉब छोड़ के यहाँ पे डेली का 10,000 रुपए बना सकता हूँ, डेली का 5,000 बना सकता हूँ। वो कहीं न कहीं गलत है, मेरे नज़र में, बाकी आप खुद समझदार हैं। बट ये है कि आपके पास में अगर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो जब भी आपका यहाँ पे डाउनफॉल आएगा, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। मैं यहाँ पे उतने लाख का नुकसान में गया हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को कौन सपोर्ट किया है? मेरा खुद का जो सेकेंडरी बिज़नेस था वही किया है ना, और आज भी वो बिज़नेस कहीं न कहीं रन कर रहा है। तो ये था दोस्तों अब तक का मेरा जर्नी और आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपको मेरा स्ट्रेटजी जानना है कि मैं उस समय जब स्टार्ट किया दोबारा जो लास्ट टाइम किस स्ट्रेटजी पे स्टार्ट किया या फिर अब किस स्ट्रेटजी पे काम करता हूं, तो कमेंट में आप स्ट्रेटजी जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक होगा और जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना जल्दी ही मैं जो स्टॉक के साथ ही अपना स्ट्रेटजी वीडियो लेके आने वाला हूँ।